रंधावा गौरव गोगोई की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही थी। बैठक खत्म हो चुकी है और इसके साथ माना जा सकता है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव 2023 के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के जरिए मंथन को पूरा कर चुकी है। अब मोहर सीईसी की बैठक में लगेगी। कल शाम 5 बजे सीईसी की बैठक को बुलाया गया है। हालांकि इस दौरान जानकार सूत्रों के हवाले से खबर भी मिल रही है कि 10 से 12 सीटों को होल्ड अभी भी किया जा सकता है, जिन पर एक बार फिर से 3 तारीख के आसपास मंथन हो सकता है। ये वो सीटें हो सकती हैं जहां विवाद बहुत ज्यादा है या जहां कांग्रेस किसी अलग तरीके की रणनीति पर काम कर रही है। इसके अलावा बाकी सीटों पर मानकर चलिए स्क्रीनिंग कमेटी की एक्सरसाइज लगभग पूरी हो चुकी है, क्योंकि कल 5 बजे सीईसी की बैठक बुलाई गई है और सीईसी की बैठक में 2 लिस्ट रखी जाएंगी। एक स्क्रीनिंग कमेटी के जरिए जिनको फाइनल किया गया है वो लिस्ट रखी जा सकती है और दूसरा स्क्रीनिंग कमेटी के पास जो 1 या 2 नामों के पैनल हर विधानसभा में आए हैं वो लिस्ट भी रखी जा सकती है और उनमें से क्यों फाइनल किस नाम को किया गया उसकी पूरी जानकारी भी हो सकती है। मेरे सहयोगी अश्विनी जुड़ गए। अश्विनी, बैठक खत्म माने कि 2023 को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की जो प्रत्याशियों के चयन की बैठक थी वो ये अंतिम बैठक थी, अब नहीं होगी। बिल्कुल विजेंद्र, ये अंतिम बैठक थी स्क्रीनिंग कमेटी की और आगे बैठक खत्म हो रही है। यहाँ जितने मेंबर्स इस बैठक में थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत, वो सब वापस निकलेंगे और ये माना जा रहा है कि जिसमें जो 90 से ज्यादा सीटों पर जो बातचीत होने की पूरी हो गई है और हम दोबारा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक नहीं होगी। कल सीईसी की बैठक होगी शाम को और उस बैठक में नामों पर मोहर लगेगी। कितने नाम छूटे हैं जी, हालांकि अभी आना शेष है कि कौन कौन से जो विधानसभा है वहाँ से कांग्रेस देरी से करेगी और जिन नामों पर सहमति नहीं बनी है वो अभी बाकी है। लेकिन जिन नामों पर सहमति बनी है वो लगभग होंगे और बहुत जल्दी जो है वो निकलेगा। अशोक गहलोत वो सबसे पहले बाहर निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक पूरी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अशोक गहलोत जो बाकी लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बाकी लोग यहाँ पर वो लोगों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नारे लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक समाप्त होने के बाद 15 जीआरजी से वापस लौट रहे हैं, जो सीधे अभी जोधपुर हाउस जाने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। कुछ कार्यकर्ता हैं जो नारेबाजी यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जिंदाबाद की नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। अब संख्या में और लोग हैं। अभी सिर्फ मुख्यमंत्री जो है बैठक से निकले हैं। ये माना जा रहा है कि शायद जो बातचीत है कोई और गौरव गोगोई बाकी नेताओं से बातचीत यहाँ पर करें, लेकिन जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी वो पूरी हो गई है। कितने नामों पर सहमति बनी वो लगभग बताया जा रहा है कि 80 से ज़्यादा नामों पर बातचीत हुई है और कुछ नाम जो हैं वो बाकी हैं। अब कल सीईसी की बैठक होगी। सीईसी की बैठक में उन सब नामों पर मोहर लग जाएगी और मोहर लगने के बाद कल देर शाम भी कोई एक छोटी सूची कांग्रेस की ओर से जारी की जा सकती है। अभी जो बाकी नेता हैं उनका निकलना बाकी है। वो अभी 15 जीआरजी जो कांग्रेस का वो रूम है जहां ये बैठक संपन्न हुई है स्क्रीनिंग कमेटी की, वो यहाँ पर है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जितने हमने आपको तस्वीरों में दिखाया अभी इस बैठक से निकले हैं। लोगों से हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां करती है। अब आपने मुख्यमंत्री को निकलते हुए देखा है, मैंने भी देखा है कि जिस तरीके से उनके चेहरे की मुस्कुराहट है, हाथ हिलाकर सभी का अभिवंदन कर रहे हैं और हाथ जोड़कर सभी को मानो आभार भी कह रहे हैं। इसके मायने क्या है? देखिए, जो मनोवैज्ञानिक रूप से अगर मुख्यमंत्री को निकलते हुए देखें और जो तस्वीरें जो हमारे सामने थी, मुख्यमंत्री खुद से नज़र आ रहे थे और सहज नज़र आ रहे थे, सब लोगों का अभिवादन कर रहे थे। तो ऐसा लगता है कि जो बैठक हुई है उसमें लगभग सब चीज़ें ठीक हुई हैं
ये माना भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने अनुसार फैसले करा लिए हैं। और दूसरा एक पक्ष था, उसमें मुख्यमंत्री ने खुद ही ये कह दिया था कि जो लोग मानेसर भी गए, जिन्होंने खिलाफत भी की, वो उन पर भी राजी होकर उनको भी टिकट दिला चुके। और पहले जो 3 सूचियाँ आई हैं उनमें उन लोगों के नाम भी घोषित हो गए हैं, उन्हें कांग्रेस ने प्रत्याशी भी बना दिया है। तो ऐसे में वो सब चीज़ें कि आमने सामने होना या विरोध होना, हो सकता है कि वो सब चीज़ें नहीं है। लेकिन इस बैठक में चूंकि सब लोगों से, प्रभारियों से कहा गया था कि वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखें और ये ना करें कि कोई बड़ा नेता कुछ कह रहा है या किसी विशेष सीट पर किसी विशेष नेता का पक्ष विपक्ष किया जा रहा है, तो अपने अनुसार जो उनको फाइंडिंग्स मिली हैं वो बैठक में रखें। तो निश्चित तौर पर इस बार जो ये आज जो बैठक हुई है उसमें वो सब प्रभारी सहप्रभारी जो लगाए गए थे, उन्होंने भी अपनी बात को पुख्ता तौर पर या जिस विधानसभा में जिस नेता के लिए रखनी थी वो रखी गई है। नज़र ये आता है कि काफ़ी सीटों पर जो 80+ सीटें हैं उन पर सहमति बनी है, उन पर बातचीत हुई है और ये कांग्रेस की अंतिम स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। कल CEC की बैठक में, चुनाव समिति की बैठक है, उसमें उन नामों पर मोहर लगेगी और उसके बाद कांग्रेस की ओर से दूसरी जो अगली सूचियाँ हैं, यानी पहली जो चौथी सूची आएगी वो कल CEC की बैठक के बाद आ सकती है। बिल्कुल अश्विनी, क्योंकि जिस तरीके से बैठक चली और जितनी लंबी बैठक चली, हम भी मानकर चल रहे हैं कि इसमें कांग्रेस ने निचोड़ को हासिल कर लिया होगा। लेकिन क्या वाकई में आपको लग रहा है, क्योंकि अब वो सीटें बची हैं जहां कांग्रेस या तो हार चुकी थी बीते चुनाव के अंदर, या जहां इस वक्त सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी है, आपको लग रहा है कि इन हारी हुई सीटों पर नए चेहरों को मैदान में उतारा जा सकता है, एक नई ब्रिगेड तैयार की जा सकती है, इसको लेकर मंथन हुआ होगा? देखिए, कुछ विजेंद्र बड़े तौर पर देखें, जो पिछली सीटें घोषित हुई हैं उनमें जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ दिया, पिछले 5 साल में कांग्रेस के साथ, आलाकमान के साथ जो लोग खड़े रहे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ लोग खड़े हुए, उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे बढ़कर टिकट दिलाया है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी हार जाते हैं, वहां राहुल गांधी की स्तर पर कि भले ही वो सीट हार जाए लेकिन एक नई लीडरशिप पैदा करनी है, तो नई लीडरशिप के लिए नए लोगों को टिकट देने पर बात हुई है। कुछ सीटें हैं जहां नए लोगों को टिकट दिया जाएगा, भले ही वो इस बार चुनाव हार जाएं, लेकिन अगला चुनाव जो होगा उस अगले चुनाव में कांग्रेस को एक लीडरशिप मिलेगी और उसमें वो उस सीट को जीत पाएंगे, क्योंकि लगातार वैसे भी उन सीटों को कांग्रेस हार रही थी। कुछ और सीटें ऐसी विवादित सीटें हैं जहां पर उनको टिकट दिया जाए उन नेताओं को, या उन नेताओं को टिकट नहीं दिया जाए। ऐसे में संभावना ये लग रही है, और खासतौर पर उन 3 नामों पर जो बातचीत हुई है उसमें संभावना ये है कि किस तरह, क्या उन 3 नामों को टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो उसमें एक शांति धारीवाल का नाम आया और वो भी अंत में कि वो आलाकमान पर छोड़ दी जाए, उसमें बाद में फैसला किया जाएगा। तो ये माने कि उन पर बाद में फैसले करने के लिए जो सीटें 15 के आसपास जो सीटें कांग्रेस की ओर से छोड़ दी जाएंगी, उन 15 सीटों में वो नाम होंगे और अंतिम समय में उन सीटों पर फैसला लिया जाएगा। खासतौर पर जो ज़्यादा विवादित सीटें हैं जहाँ पर कौन बागी आएगा कौन नहीं आएगा, तो ये इसलिए भी सीटें छोड़ी जाती हैं कि अगर ऐन वक्त पर नामों की घोषणा होगी तो बागी को उतना समय नहीं मिलेगा, टिकट लाने का समय किसी पार्टी से दूसरी पार्टी से या बागी होने का समय नहीं मिलेगा, तो उसमें पार्टी को फायदा होता है और उनको मनाने में भी आसानी होती है। तो ऐसी टिकटों को भी लास्ट में छोड़ा जाता है। लेकिन अब बात यह है कि कल कांग्रेस अगर CEC के बाद जो सूची जारी करेगी, वो देखना होगा कि कौन से नाम होंगे जिनको कांग्रेस की ओर से जारी किए जाते हैं। बिल्कुल अश्विनी, और मानकर चले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो दिल्ली रहेंगे और कल शाम को वो वापस लौटेंगे CEC की बैठक के बाद। और क्या कोई अंदर खाने जानकारी मिल रही है कि कल रात तक सूची आ सकती है या इंतजार अगले दिन का करना पड़ेगा? देखिए विजेंद्र, संभावना यही है कि CEC के बैठक के बाद जब उन नामों पर मोहर लग जाएगी तो कल देर शाम एक सूची जारी हो सकती है। हालांकि वो जंबो सूची नहीं होगी, कांग्रेस की ओर से छोटी सूची जारी होगी, लेकिन कल शाम को या देर रात कह सकते हैं, कल CEC की बैठक के बाद एक सूची जारी हो सकती है। मुख्यमंत्री दिल्ली में रुकेंगे और चूँकि कल CEC की बैठक है, इससे पहले उनका राजस्थान वापस जाने का कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम निरस्त हो चुका है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली रहेंगे। बिल्कुल अश्विनी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकल चुके हैं, अभी कौन कौन से नेता अंदर मौजूद हैं?
स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई हैं, सचिन पायलट हैं और प्रभारी जो तीनों सह प्रभारी हैं, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं, तीनों ही सह प्रभारी, इसमें काजी निजामुद्दीन है, वीरेंद्र सिंह राठौड़ हैं, अमृता धवन है। ये नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अब फिर एक बार 15 GRC का दरवाज़ा वो खुला है और CP जोशी, जो डॉक्टर CP जोशी हैं, वो निकल रहे हैं। मीडिया से बाइट देने की नहीं है, उन्होंने मना कर दिया है मीडिया से बातचीत करने के लिए। डॉक्टर CP जोशी जो हैं अब बैठक से निकले हैं। जी विजेंद्र। बिल्कुल अश्वनी, मानकर चलें कि अब अंदर सिर्फ हाय हेलो के लिए ही रुके होंगे, क्योंकि अगर राजस्थान के टॉप लीडर बाहर आ गए हैं तो इसका मतलब यह कि बैठक तो खत्म हो चुकी है, बस ये है कि कुछ ही देर में बाकी भी निकलना शुरू होंगे। विजेंद्र, निश्चित तौर पर बैठक खत्म हो गई है। जिस तरह फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले ही बता दिया था कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पूरी हो गई है, जो जिन सीटों पर बातचीत होनी थी, सहमति बननी थी, बन गई है। उसके करीब 10 मिनट बाद नेताओं का निकलना शुरू हुआ है। इसमें 2 बड़े नेता, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और CP जोशी बाहर निकले। बाकी नेता अभी अंदर मौजूद हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो भी यहाँ से अभी वापस लौटेंगे बैठक खत्म होने के बाद। और चूँकि बड़े नेताओं के जाने के बाद कई बार ये होता है कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं या बाकी सह प्रभारी हैं, उनसे और कुछ चीज़ों पर चर्चा की जा सके, और वो बैठक के तौर पर नहीं, अनौपचारिक चर्चाएं होती हैं निश्चित तौर पर। उन चर्चाओं के बाद बाकी लोग भी वापस लौटेंगे। और अब पूरे राजस्थान को, पूरी कांग्रेस को, कार्यकर्ताओं को इंतज़ार है कि कांग्रेस की CEC की बैठक हो और नाम जितना जल्दी कांग्रेस की ओर से घोषित हों, ताकि चुनाव प्रचार में प्रत्याशी लगें। ठीक है अश्वनी, मैं सुबह से देख रहा हूं कि आपके साथ लाइव के दौरान काफी लोग इधर उधर खड़े रहते हैं। अब मैं मानकर चल रहा हूं किसी नेता के समर्थक होंगे, उनसे जरा बातचीत कीजिए कि भाई जो भी स्क्रीनिंग कमेटी से लिस्ट बननी थी वो लिस्ट लगभग फाइनल हो गई है। अब क्या वो CEC की बैठक तक कल वहां रुकने वाले हैं या वापस लौट आएंगे? क्योंकि जो भी उनके नेता का करियर है और जो भी है वो सब कैद हो चुका है, कुछ बदला जाएगा ऐसी संभावना है नहीं। देखिए निश्चित तौर पर विजेंद्र, यहाँ पर जब CEC की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हुई थी और सब नेताओं का जुटना शुरू हुआ था, तब से यहाँ लोगों का जुटना शुरू हुआ। उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब जोधपुर हाउस थे, जोधपुर हाउस के बाहर एक बड़ी भीड़ थी जो सुबह 7-8 बजे से एक जुटना शुरू हुई थी, और अब 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और अब भी काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ऐसे भी हुआ कि आमने सामने, मतलब एक ही प्रत्याशी के पक्ष में और उसके विपक्ष में भी, यानी जिंदाबाद और मुर्दाबाद दोनों ही तरह के नारे एक ही प्रत्याशी के लिए यहाँ पर लगे हैं। यहाँ अभी जो मेरे साथ काफ़ी संख्या में, जो पीछे आपको तस्वीरों में जो लोग दिख रहे हैं, वो अपने अपने नेताओं के समर्थन में आए हैं। मैं उनसे जान लेता हूं कि आपको ये नहीं बताएं भले ही किसके समर्थन में है, लेकिन आप यहां पर आए हैं, कब तक रुकेंगे? हमारा मंत्री जायदा खान काम विधानसभा से हैं हम, जब तक उसका टिकट फाइनल नहीं हो जाता जब तक हम यहीं रहेंगे। आप यहां पर आए हैं, आज वापस लौट जाएंगे? हम कामा से, हमको करीबन 6-7 दिन हो गए और हम संगठन का आदमी, कांग्रेस में काफ़ी दिन हो गए काम करते करते, लेकिन कुछ लोग जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं वो मंत्री जाहिदा खान, पक्ष और विपक्ष चल रहा है। कल से लोग आए, आप कहाँ से आए? मैं कोटा उत्तर से, मैंने पैनल में नाम दिया है और कोटा उत्तर में जो राहुल, आप कल जो चुनाव समिति की बैठक होनी है तब तक यहाँ रुकेंगे? आपको लगता है कि अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पूरी हो गई है, वापस लौट जाना चाहिए? नहीं लौट नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से कोटा उत्तर में राहुल गांधी ने जो किया है कि भाई यही लोग परिवार रह गए हैं कि धारीवाल जी के अलावा उनके बच्चे का नाम, लोगों का यहाँ राजस्थान के अलग अलग विधानसभाओं से आए हैं, वो अपने नेताओं को टिकट दिलाने उनके समर्थन में आए हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद का नाम पैनल में है या खुद को ये उम्मीद है कि उन्हें एक टिकट मिल सकती है, इसके लिए दिल्ली में है, और कई ऐसे लोग भी हैं जो पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर हैं। लेकिन कल जब चुनाव समिति की बैठक पूरी हो जाएगी तो निश्चित तौर पर मान लिया जाएगा कि जिन लोगों को टिकट मिलनी है उनके नाम पर मोहर लगाई जा चुकी है और अब दिल्ली में रुकने का कोई मतलब नहीं है। या जो भी जिन नेताओं के संपर्क में हैं वो अपने नेता से पूछेंगे कि वो यहाँ पे दिल्ली में रुकें या वापस जाके चुनाव प्रचार शुरू कर दें, या फिर उन्हें टिकट नहीं मिल रही तो घर चले जाएं, और जिनको भी पार्टी टिकट देगी उनके पक्ष में चुनाव प्रचार शुरू कर दें। तो निश्चित तौर पर उन जितने लोग यहाँ पर, उनकी ऐसी प्लानिंग है कि कल
जब ये तय हो जाएगा तो वो अपने अपने नेताओं से बात करके वापस अपने विधानसभा क्षेत्रों में लौट जाएंगे, या खुद के लिए या फिर जिस कांग्रेस जिसको टिकट देगी उसके प्रचार प्रसार में वो लोग जुट जाएंगे। विजेंद्र। अजय अश्विनी, जब आप इन लोगों से इनफॉर्मल बातचीत कर रहे होंगे या नेताओं से इनफॉर्मल बातचीत कर रहे होंगे, क्या ये सामने आता है कि कहा यह जाता है कि जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा और लिस्ट में ऐसा नजर आता है कि ये उसके सपोर्ट के नेता हैं, ये उस नेता के सपोर्ट के नेता हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं अभिभावक की भूमिका निभा रहा हूं, इसलिए बसपा से जो आए उनको भी टिकट मिला, जो निर्दलीय थे उनको भी टिकट मिला, जो उनके साथ थे उनको भी टिकट मिला। बिल्कुल ऐसे ही सचिन पायलट के साथ जो थे उनको टिकट मिला। तो अगर एक नेता के सपोर्टर्स को टिकट मिल रहा है तो फिर सवाल मेरा यह है कि क्या जो अब बाकी टिकट का वितरण होना है, जहां कांग्रेस हारी थी वहां एक निष्पक्ष रिपोर्ट पर काम होगा या फिर वहां भी बड़े नेताओं की बड़ी डिजायर चलती दिखाई देगी? जिस तरह अब तक विजेंद्र टिकटों का वितरण हुआ है, जो नाम सामने आए हैं वो आपकी इस बात को तय करते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो बयान थे कि वो उन नेताओं के लिए, उन विधायकों के लिए संरक्षक के, अभिभावक की भूमिका में हैं और वो उसमें परिलक्षित हुआ है। आगे जो टिकट आएंगे ये निसंदेह परिलक्षित उनमें भी ये होगा कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन सब लोगों को टिकट दिए हैं। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें जैसे कि किशनगढ़ बास की हम बात करें तो उसमें दीपचंद खैरिया लगातार बसपा से जीते लेकिन सरकार के साथ रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टिकट देना चाह रहे थे, संभव है कि मुख्यमंत्री उनको टिकट दे दें और चुनाव मैदान उतारें। ऐसी कई सारी विधानसभाएं हैं जहां पर भले ही कांग्रेस में दीपचंद खैरिया ही 2 बार कांग्रेस का टिकट मिला और दोनों बार हार गए, लेकिन बसपा ही जीतने के बाद सरकार के साथ रहे। तो कई बार ऐसा हुआ और हो सकता है कि आगे किस तरह कितनी सीटों पर ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस नहीं जीत पाई, दूसरे निर्दलीय लोग जीत के आए, वो सरकार के साथ रहे, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके पक्ष में रहे। अब सचिन पायलट बाहर निकल रहे हैं, अब तस्वीरों में देख सकते हैं उन्होंने भी मीडिया की तरफ हाथ जोड़ लिए हैं और मीडिया से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मीटिंग में ही तय कर दिया गया कि जो भी नेता स्क्रीनिंग कमेटी के बैठक के बाद बाहर निकलेगा तो वो मीडिया में अपना कोई बयान जारी नहीं करेगा। ऐसा लगता है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया में कोई बयान नहीं दिया, डॉक्टर सीपी जोशी ने नहीं दिया और अब सचिन पायलट भी बिना बयान कोई भी मीडिया में दिए यहाँ से निकल चुके हैं। तो ये लगता है कि स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक में तय हो गया कि मीडिया में कोई भी नेता बातचीत नहीं करेगा ताकि कोई बातों का अर्थ नहीं निकाला जा सके, कोई ऐसी बात नहीं कहें कि बहुत सारे अर्थ उस बात के निकाले जा सकें, पक्ष विपक्ष के बात निकाले जा सके। जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में उनका एक उद्देश्य है कि वो सरकार को रिपीट कराना चाहते हैं, जो बहुत साल लंबे समय से राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ कि कोई सरकार दोबारा रिपीट हुई हो। मुख्यमंत्री उसको लेकर काम कर रहे हैं। जो हम बातों की टिकटों की बात कर रहे थे, टिकट वितरण की बात कर रहे थे, संरक्षक और अभिभावक की भूमिका पर बात कर रहे थे, वो भी इसी को लेकर है। अब दूसरे नेता जो हैं वो अब बाहर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का लगातार निकलना बाकी है। सुखजिंदर सिंह रंधावा बाहर निकले हैं। राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मीटिंग से निकल चुके हैं, लेकिन रंधावा ने भी मीडिया से कोई बातचीत विजेंद्र यहाँ पर नहीं की है। ये बड़ी बात है क्योंकि हर मीटिंग के बाद लगभग ये होता है कि मीडिया में कम से कम ये बयान जारी किया जाता है कि मीटिंग पूरी हो गई है, अच्छे माहौल में हुई है, हम सब लोग एक हैं, टिकटों पर सहमति बन गई है, बहुत जल्दी कांग्रेस टिकट दे देगी, कांग्रेस राजस्थान में जीतेगी। ये सब बयान तो हर मीटिंग के बाद कांग्रेस के भी आते हैं, लेकिन बड़े नेताओं का यहाँ निकल रहे हैं, लेकिन कोई बयान विजेंद्र मीडिया में नहीं दिया गया है। बिल्कुल अश्विनी, और उसके भी अपने मायने हैं। अगर बयान दिया जाएगा तो फिर उसके मायने निकलेंगे और हो सकता है नेता 2 मिनट के लिए रोक भी दे, तो जो मीडिया सवाल करेगी उसका जवाब देंगे तो भी खबर बनेगी और जवाब नहीं देंगे तो भी खबर बनेगी। और खबर तो अब ये भी बनेगी कि इस मीटिंग के बाद किसी भी नेता ने मीडिया से बातचीत नहीं की। बिल्कुल विजेंद्र, अब तक जो नेता निकले हैं गाड़ी का शीशा भी नीचे नहीं किया,
मीडिया ने रिक्वेस्ट की है तो हाथ जोड़कर निकले हैं, तो साफ तौर पर जाहिर है कि कोई भी नेता मीडिया में अपना कोई बयान नहीं देना चाहता। इसके अपने मायने हैं, लेकिन कोई बयान दिया जाता उसके मायने कुछ ज़्यादा होते, इसके मायने कुछ कम है, ये कह सकते हैं, क्योंकि उसके और ज़्यादा अर्थ निकाले जा सकते थे। लेकिन कांग्रेस में अब ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पूरे चुनाव की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है, और कल चुनाव समिति में नामों पर मोहर लगने के बाद सबका अब एक ही सवाल है कि आखिर कौन सी सीट पर जो 95 के अलावा सीटें रह गई हैं उन पर किसका नाम सामने आता है। जो रिव्यू की बात हुई थी, फर्स्ट ने भी बताया था कि कैसे मीटिंग जो है स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में भी सचिवों की ओर से ये बात उठाई गई थी कि कुछ सीटों पर रिव्यू किया जाए, जैसे कि मध्य प्रदेश में किया गया, और मध्य प्रदेश में 4 सीटों को बदला गया, 4 नए प्रत्याशी दिए गए। लेकिन गौरव गोगोई ने जब ये प्रस्ताव रखा गया, एक लाइन में खारिज कर दिया था कि कांग्रेस राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं करने वाली है, इससे कोई कमजोरी राजस्थान में नहीं दिखाने वाली है। अब जो 95 सीटें हैं जिनकी घोषणा हो चुकी है उन पर कोई चर्चा नहीं होगी, और इसीलिए उन 95 सीटों पर कोई चर्चा नहीं हुई। बाकी जो सीटें हैं उन पर चर्चा हुई है। कांग्रेस कोई रिव्यू पुरानी सीटों पर नहीं कर रही है, और जो पुरानी सीटों पर जो नाम तय कर दिए गए थे, निश्चित तौर पर अब कल से नामांकन शुरू हो जाएंगे और वो लोग नामांकन करना शुरू कर देंगे। हालांकि सीईसी की बैठक और चुनाव समिति की बैठक के इंतजार में वो लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, जो टिकट के आकांक्षी हैं, और कल के बाद कल रात तक जिस तरह अपन ने बात की कि एक छोटी सूची आ सकती है कांग्रेस की, उसकी इंतजार रहेगा। अजय अश्विनी, क्योंकि तमाम नेता निकल चुके हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा नहीं निकले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि रंधावा जी की गाड़ी के अंदर वो निकले हों या अलग गाड़ी से आए? वो अलग गाड़ी में थे, क्योंकि जो रंधावा हैं वो दूसरी जगह से यहाँ पहुँचे थे, डोटासरा दूसरी जगह से यहाँ थे, और डोटासरा दिन में भी जो बैठक थी उसमें शामिल थे। तो रंधावा निकले हैं, डॉक्टर सीपी जोशी निकले हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकले हैं, और सचिन पायलट निकले हैं। अभी ये नेता यहाँ से निकल चुके हैं, बाकी नेता जो हैं वो अभी 15 GRC में मौजूद हैं। थोड़ी बहुत देर में वो भी निकलेंगे, निश्चित तौर पर निकलेंगे, और जो भी नेता यहाँ से निकला है चेहरे पर कोई शिकन या ऐसा नहीं दिखा, जो साइकोलॉजिकल तरीके से देख सकते हैं कि कोई उनके चेहरे पर कोई परेशानी दिखती हो, ऐसा नहीं है। तो कांग्रेस में निश्चित तौर पर एक अच्छे माहौल में टिकटों पर चर्चा हुई होगी, और जिन टिकटों पर सहमति हुई है निश्चित तौर पर वो टिकटें सीईसी की बैठक के बाद सामने आएंगी। अच्छा अश्विनी, आपने कांग्रेस को बीते 5 साल में, कहते हैं ना कि देश के अंदर राजस्थान में अलग अलग मौसम होते हैं, ऐसे आपने कांग्रेस के हर मौसम को समझा है। मानेसर कांड के दौरान आप होटल के बाहर से लाइव थे, जब ईडी को राहुल ने टारगेट किया, राहुल के ऊपर जब कार्रवाई हो रही थी उस दौरान आप वहां से लाइव थे, जब अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर दावेदारी हो रही थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दावेदारी में माना जा रहा था, और फिर अचानक से जो घटनाक्रम हुआ उस वक्त आप दिल्ली में थे। अब टिकटों के वितरण के दौरान आप दिल्ली में हैं। मेरा सवाल यह है कि अब जब सब निकल रहे हैं और जब अब जंग में सबको एक साथ उतरने की जरूरत है, आपको लग रहा है कि उसके लिए कांग्रेस के तमाम नेता एकजुट हो चुके हैं, मतभेद बुलाकर, मनभेद बुलाकर, और ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि सभी को सब कुछ दे दिया जा रहा है? देखो जिंदर, आपने जो बात कही बड़ा एक सिनेरियो है इस पिछले 5 साल का, कि पहले सरकार जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निर्वाचित हुए, बड़े जोश खरोश से सरकार आई, कांग्रेस ने काम करने की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नई योजनाओं की बात की, और भाजपा का जो विरोध होता था वो कांग्रेस को और मुख्यमंत्री को लेकर होता था। फिर एक दौर आया कि ये कहा जाने लगा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते, और सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री बनने की कोशिश की, बीजेपी से मिलने का आरोप लगा, मानेसर गए, मुख्यमंत्री को जैसलमेर में बाकी विधायकों को ले जाना पड़ा। फिर भाजपा की ओर से आरोप लगे कि होटलों की सरकार है। मुख्यमंत्री ने कई सारी टिप्पणी सचिन पायलट को लेकर की। सचिन पायलट ने जो पद उनके पास थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वो पद छोड़ दिए। वो जो उनके साथ जितने मंत्री थे उन्होंने अपने पद छोड़ दिए। हालांकि कुछ लोगों को वापस पद मिले, फिर सहमति हुई, फिर वापस में साथ बैठे। लेकिन तब से और अब तक ईडी की कार्रवाइयाँ जब कांग्रेस में चल रही थी, जब दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था, अगर पूरे सिनेरियो को देखें तो हर एक स्टेप पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हावी नजर आए।
जी। वो जीतते हुए से नजर आए और आज इस मोड़ पर खड़े हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम ना केवल पिछले 5 साल हमने शानदार तरीके से राजस्थान में गुजारे और नई योजनाएं, नई चीज़ें आम लोगों को दी हैं, हम फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे ये जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की, ये मुझे नहीं छोड़ती और मुझे चौथी बार भी नहीं छोड़ेगी। 3 बार मुझे अपने ऊपर इस कुर्सी ने बिठाया है और चौथी बार भी बिठाएगी। उन्होंने ये बयान भी दे दिया। तो ये इस पूरे सिनेरियो में मुख्यमंत्री ज़्यादा ताकतवर होकर उभरे हैं। अशोक गहलोत के जितने सीटों की घोषणा हुई है, सचिन पायलट के गुट के जो विधायक थे उनको टिकटें मिली। उन टिकटों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये थोप दिया कि टिकटें मैंने दी हैं। एक एहसान किया कि सचिन पायलट भले ही मानेसर चले गए, भले ये विधायक उनके साथ चले गए, लेकिन फिर भी मैंने इस बात को इग्नोर किया है। मैंने बड़ा दिल दिखाया है, बड़ा मन दिखाया है और मैंने इनको टिकटें दी हैं। ये कांग्रेस के आलाकमान का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर खड़गे की बात करें, राहुल गांधी या सोनिया गांधी की बात करें, उन्होंने मनभेद मिटाने की, मतभेद मिटाने की बात की थी। कई बार ऐसी तस्वीरें राजस्थान से सामने आई कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में किसी वेणुगोपाल खड़े थे या राहुल गांधी खड़े थे। एक समय ये भी था कि आज कोषाध्यक्ष बन गए अजय माकन, वो राजस्थान गए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बिना मिले वापस होटल से निकल कर आ गए, एयरपोर्ट आ गए। और उस समय जब खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने थे, अशोक गहलोत से खड़गे मिलकर आए। बाद में अभी चुनाव, अब जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें चल रही हैं दिल्ली में, इससे ठीक पहले एक दिन ऐसा आया कि अजय माकन खुद जोधपुर हाउस गए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले। बड़ा उलझा हुआ सा है, लेकिन समय बदलता है, दिन बदलते हैं और इस पूरे 5 साल में और सरकार पूरी होने से लेकर अगर सारी बातें देखें तो मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर मजबूत होकर उभरे और इन टिकटों के वितरण में भी मजबूत दिख रहे हैं जी। बयानबाजी कम हुई है। अब पूरे जो बयानबाजी आ रही है, अब ये आ रहा है कि सरकार रिपीट करनी है और किसी भी नेता का मनभेद नहीं है। हालांकि कुछ लोग अभी भी सचिन पायलट के पक्ष के, भले ही खिलाड़ीलाल बैरवा है, वेद प्रकाश सोलंकी हैं, ऐसे विधायक हैं जो लगातार सचिन पायलट के पक्ष में या मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। उनके टिकट नहीं हुए हैं, बहुत सारों के हो भी गए, उनके टिकट नहीं उनको हुए, तो छोड़िए। ऐसी जहां दिल्ली में आप है, वहां से कुछ ही दूरी पर एक और स्टेट शुरू होता है, उत्तर प्रदेश, जहां प्रियंका गांधी के जो सबसे करीबी है आचार्य प्रमोद कृष्णन, वो सचिन पायलट को लेकर अक्सर बयान देते रहते हैं और उसकी जो असर है वो राजस्थान में दिखाई देता है। लेकिन आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जिक्र किया। अब चूंकि 5 साल पूरे हो रहे हैं और चुनाव में जा रहे हैं, प्रभारी का रोल जरा समझाइए, क्योंकि मुकुल वासनिक से शुरू करते हैं, गुटबाजी को खत्म नहीं कर पाए, फिर अविनाश आए, गुटबाजी की भेंट चढ़ गए, फिर अजय माकन आए, गुटबाजी की भेंट चढ़ गए। लेकिन प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, उन्होंने एक बड़ा काम यह किया कि गुटबाजी रही, गुटबाजी झलकती रही, गुटबाजी दिखती रही, लेकिन एक करके रखा अंत तक उन्होंने। हालांकि इस दौरान उन्होंने दर्जन भर से ज्यादा ऐसे बयान दिए जो पूरे नहीं हुए। जैसे 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा कि यहां शाम को लिस्ट आने वाली है, ऐसा नहीं हुआ। ब्लॉक अध्यक्षों को लेकर, संगठन विस्तार को लेकर और ना जाने किस किस को लेकर, सचिन पायलट पर कार्रवाई को लेकर अनेकों बयान दिए। लेकिन नेता की एक ये भी खासियत होती है कि वो माहौल को बनाकर रखे और उम्मीदों को जगा कर रखे। तो क्या आपको लगता है कि एक लंबे टाइम के बाद एक प्रभारी कांग्रेस के अंदर ऐसे दिखे जिन्होंने वाकई में कांग्रेस को टूटने से बचाया और रोकने की कोशिश की? विजेंद्र, एक तो मैं बीच में बता दूं कि मधुसूदन मिस्त्री और बीपी सिंह जो इस बैठक में मौजूद थे, वो अभी यहां से बैठक से बाहर निकले हैं। दूसरी बात, प्रभारियों को लेकर आपने बात की, अविनाश पांडे हों, अजय माकन हों और फिर सुखजिंदर सिंह रंधावा, पहले दोनों जो प्रभारी थे उन पे कहीं ना कहीं ठप्पा लगा। अविनाश पांडे के लिए सचिन पायलट के पक्ष ने ये शिकायतें की कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पक्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। उनको ये लगता था कि जैसी शिकायतें करके दूसरे कोई प्रभारी लगा के वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठ जाएंगे, बाकी जितने विधायक हैं उनको मना लेंगे। फिर अजय माकन आए। अजय माकन पर एक पक्ष का ये आरोप था कि वो सचिन पायलट को पक्ष करते हैं। जब राजस्थान गए, मीटिंग पूरी नहीं हो पाई, जल्दबाजी में राजस्थान पहुंचे और एक लाइन का जो मैंडेट लाना चाहते थे वो नहीं ला पाए, उससे अजय माकन नाराज हुए। उन पर फिर एक आरोप लगा कि वो सिर्फ सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही राजस्थान गए थे। सुखजिंदर सिंह रंधावा जब आए,
3-4 चीज़ें अच्छी हुई। एक सबसे पहले जो इनकी टाइमिंग बहुत अच्छी थी कि चुनाव बहुत नज़दीक आ गया था, सचिन पायलट के गुट ने या दूसरे गुट ने बहुत ज़्यादा जो झगड़ा और लड़ाई या विरोध था वो कम कर दिया था। उनको लगने लगा था कि अब बहुत कम समय बचा है, अगर हमको पद दे भी दिया जाता है तो जितनी एंटी इनकम्बेंसी होनी है वो हमारे माथे आ सकती है। दूसरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पैसेंस दिखाया। उन्होंने सचिन पायलट को छोटा भाई भी कहा। कई बार कोई बयान आया तो उन्होंने उस पर बयान पर आपत्ति करने, प्रतिक्रिया में कोई बयान देने के बजाय छोटा भाई कहा कि कोई बात नहीं, छोटा भाई है, पार्टी में है, लंबे टाइम पे काम किया है, लंबे टाइम पे काम करेंगे, हमको युवा तुर्क की जरूरत है, युवा नेताओं की जरूरत है। इस तरह के बयान सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिए, तो मुख्यमंत्री के पक्ष में भी उन्होंने बयान दिए। हालांकि कई सूत्र से मैं एक बात करूं तो ये टिप्पणी राहुल गांधी ने इनके लिए भी की थी एक बार एयरपोर्ट पे कि आपको जिस काम के लिए, जिस टारगेट के लिए भेजा गया था उस लेवल पर आप उसको पूरा नहीं कर पाए। लेकिन ये सही है कि इतना कर पाए कि सरकार के 5 साल पूरे हो गए और राजस्थान में दोबारा ऐसा कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई जो अजय माकन के सामने हुई। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जब राजस्थान गए और या फिर मानेसर सचिन पायलट और दूसरे लोग चले गए, ऐसी कोई घटना सुखजिंदर सिंह रंधावा के सामने नहीं हुई। 3 सह प्रभारी राजस्थान में लगाए गए। इसी कारण से जब सुखजिंदर सिंह रंधावा को लेकर सचिन पायलट और कुछ लोगों की तरफ से आपत्तियां की गई थी तो 3 सह प्रभारी लगाए गए। उसमें काजी निजामुद्दीन थे जो अलग तरह से माने जा रहे थे, वीरेंद्र राठौड़ थे, अमृता धमन थे जो नए लोग थे। ये माना गया कि इंडिपेंडेंट राय देंगे और इंडिपेंडेंट राय देने के लिए राजस्थान को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। ये माना गया कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ ही 3 जो सह प्रभारी हैं ये भी अपनी रिपोर्ट देंगे। तो कहीं ना कहीं राजस्थान को और प्रभारियों को इंडिपेंडेंट करने, बैलेंस करने की कोशिश की गई और वो कोशिश का परिणाम है कि आज वो सब लोग एक साथ एक मीटिंग में हैं, बिना किसी झगड़े के एकमत होने की बात कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कि 3 सूचियां जो हैं कांग्रेस ने जारी कर दी हैं, लेकिन उतनी बड़ी बगावत सामने नहीं आई जितनी बड़ी भाजपा की पहली सूची में बगावत सामने आ गई थी। और खुद जिनको टिकट देगी उन्होंने भी कह दिया कि अगर आलाकमान चाहें तो वो इस टिकट को बदल सकते हैं और मैं यहां से चाहूं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यहां तक बयान चुनाव लड़ने वालों के आ गए। तो ऐसे ही इतनी बगावत कांग्रेस में सामने नहीं आई, तो ये एक कहीं ना कहीं जीत दिखती है। और दूसरी बात, ये भी सबसे बड़ी बात है कि खुद सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले को लेकर इंटरफेयर करना शुरू किया था। कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस जीत गई थी, इसलिए पॉजिटिविटी आ गई थी, भारत जोड़ो यात्रा हो गई थी, उसकी पॉजिटिविटी जो है वो भी राजस्थान पर आई और लोगों को ये लगने लगा कि राजस्थान में सरकार वापस लौट सकती है, कर्नाटक में आ रही है। भाजपा जो लगातार कहती थी कि पूरे देश को या भारत को कांग्रेस मुक्त करना है, वो सपना अधूरा होता दिखा और कांग्रेस के कार्यकर्ता में, कांग्रेस के नेता में और टिकट मांगने वालों की फेरिस्त जो है वो लंबी हुई। लोगों को लगा कि कांग्रेस वापस आ सकती है। जो मुख्यमंत्री लगातार जो बयान दे रहे हैं उनको लगा कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो ऐसा घट सकता है। तो आज जो भीड़, मैं जहां खड़ा हूं, अगर रात को आज 12 बजे यहाँ पे भीड़ खड़ी है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये कह सकते हैं कि पुनरोदय है ये, कि लोग वापस जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक समय ऐसा भी था जो लोगों को लगने लगा कि कांग्रेस जो है वो खत्म होने के कगार पर जा रही है और बहुत सारे खुद कांग्रेस नेताओं को लगने लगा था कि लगता है कि अगला चुनाव किसी और पार्टी से लड़ना पड़ेगा या कांग्रेस किसी नए नाम से मैदान में आ जाएगी। जी ऐसा नहीं है, कांग्रेस वापस मजबूती से खड़ी हुई और जैसा मैंने पहले कहा कि राजस्थान के पूरे मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मजबूत होकर उभरे। बिल्कुल अश्विनी, लेकिन आपने एक जिक्र किया कि बीजेपी में बगावत ज्यादा थी और कांग्रेस में बगावत नहीं हुई। समस्या तो यह भी रही कि कांग्रेस ने टिकट काटे ही नहीं। अगर किसी सिटिंग विधायक के टिकट कटते तो समझ में आता। हालांकि यह भी रहा कि कांग्रेस में जिन्होंने जमकर, या कहें कि बीजेपी में जिन्होंने जमकर बगावत की, उन्होंने अभी तक ना तो पार्टी छोड़ी है और ना ही पार्टी छोड़ने के संकेत दिए हैं। जबकि कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं, जयपुर के कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने बिना अंदेशा दिए ही बीजेपी का दामन थाम लिया। निश्चित तौर पर कल ही कई नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की है और उनके यहाँ टिकट की घोषणा होने से पहले उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ये उनका एक सेफ रास्ता हो सकता है। उनको लगे कि कल उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, ये उनकी पॉलिटिकल व्हील है कि उन्हें भाजपा के साथ अच्छा कुछ गेन करने को, पॉलिटिकल गेन करने को उनको मिल रहा है, इसलिए नेताओं ने पार्टी चेंज की है। भाजपा में भी ऐसे लोग हैं। मैं तिजारा में बात करूं तो जब अलवर सांसद को टिकट दिया गया तो मामन सिंह यादव, जो एक बार भाजपा से, पहली बार अगर तिजारा में भाजपा जीती तो मामन सिंह यादव जीते। अब तक एक बार भाजपा वहां पर जीत दर्ज करा सकी। मामन सिंह यादव को लग रहा था
कि उनका टिकट पक्का है। जब मामन सिंह यादव की जगह महंत बालकनाथ को टिकट दे दिया गया तो आज वो बागी होकर मैदान में है। ऐसी कई राजस्थान में कई सीटें हैं, देवजी पटेल की हो या दूसरी सीटें हो, ऐसा हर जगह हो रहा है। नई पार्टियों से लोग फॉर्म भरने की तैयारी में हैं, थानागाची में देख लें, कहीं और देख लें, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं। पर ये दोनों पार्टियों में होगा। लेकिन उस लेवल की मैंने बात की थी कि जब कांग्रेस की लिस्टें आई तो भाजपा जैसा विरोध उसमें देखने को नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने प्लस किया। जबकि होना यह चाहिए था कि कांग्रेस में ज्यादा बगावत होनी चाहिए थी। यह भी कहा गया था कि कांग्रेस में, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको स्वीकार किया कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विरोध नहीं है। अगर विरोध है तो मौजूदा विधायक और मंत्री का विरोध है। 5 साल तक जिस तरह से उसने उसका जो कार्यशैली रही उस कार्यशैली को लेकर विरोध है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद इसको स्वीकार किया। लेकिन बड़ी बात यह है, और टिकट तो कटे नहीं भाई, टिकट तो इसके बाद भी नहीं कटे। और सवाल इन सबके बीच में यह भी है कि कई सीटें तो ऐसी भी रही अश्विनी, अलवर की भी सीट रही जहां सिटिंग मंत्री विधायक उनके सर्वे के अंदर कमजोरी महसूस हुई कि भाई वो चुनाव हार सकते हैं, जो जानकारी इंटरनल निकलकर सामने आई थी। और फिर क्या हुआ, आपके इलाके के एक बड़े नेता जो दिल्ली की राजनीति करते हैं उन्होंने वीटो लगाया और फिर टिकट दिला दिया। तो ये सब तो चला ही है। मैं निश्चित तौर पर चला है, इसलिए हमने एक बार पहले विजेंद्र एक बात की थी कि सिर्फ सर्वे के आधार पर कांग्रेस टिकट नहीं दे रही है। दूसरी बात यह है, सुबह एक धीरज गुर्जर ने एक बयान दिया था कि सर्वे नहीं, कार्यकर्ता, विकल्प, मन किस तरफ है, उन सब चीजों को लेकर ध्यान दिया जा रहा है। अब यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साथ कौन खड़े थे, जो नहीं खड़े थे उनको भी टिकट दिया, तो जो खड़ा था उसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत टिकट देना चाहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि हम बात जो आपने की वो टीकाराम जूली की है। मीटिंग में बात आई इस बात का कि सर्वे में टीकाराम जूली हार रहे हैं, इसलिए उनका टिकट बदल दिया जाए। ये कांग्रेस के नेताओं ने, अलवर के नेताओं ने, जो बड़े नेता हैं, उन्होंने ये समझाया कि उनके अलावा उस इलाके में दूसरा प्रत्याशी हम नहीं खोज पाएंगे। उस स्थिति में जब नहीं खोज पाएंगे, इसका मतलब यह है कि सबसे पहले तो कांग्रेस का संगठन कमजोर था कि उन्होंने कोई विकल्प तैयार नहीं किया, और विकल्प तैयार नहीं किया तो उस व्यक्ति को ही वापस टिकट कांग्रेस को देना पड़ रहा है जो पहले से है, जिसका विरोध है, क्योंकि उससे ज्यादा वोट लेने वाला दूसरे व्यक्ति उनको नहीं मिल रहा है। तो ये कांग्रेस के संगठन की कमजोरी थी। और जितना नजदीक चुनाव के नजदीक जा रहा है, जितना देरी से टिकटों की घोषणा हो रही है, ये भी कारण है कि जब देरी से घोषणा होगी, नए व्यक्ति को, नए युवा को, जो राहुल गांधी कहीं ना कहीं कहते हैं कि जहां अगर कांग्रेस हार भी रही है या आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो उसको टिकट दे दिया जाए, जो युवा तुर्क है, जो हमारी लीडरशिप तैयार करेगा, जो हमें अगले 30 साल तक एक लीडर मिलेगा, उसकी टिकट की घोषणा कर दी जाए। वो कांग्रेस नहीं कर पाई, वो संगठन के तौर पर उन लोगों को तैयार नहीं कर पाए। चुनाव के जितने नजदीक आएंगे उतना उन्हीं पुराने चेहरों पर कांग्रेस को दाव लगाना है, क्योंकि 20 दिन मिलेंगे, 18 दिन मिलेंगे, तो उन 18 दिन में वही एक चेहरा जो पुराना है, जो पहले से ही एक गांव में या एक बूथ पर कई बार घूम चुका है, उसी को वापस टिकट दे देंगे, क्योंकि उस चेहरे को सब जानते हैं। इस बात की तोहमत नहीं लगेगी, बाहरी कोई आएगा उसकी तोहमत नहीं लगेगी, और ये नहीं कहा जाएगा कि इसको कोई जान ही नहीं रहा है। वीरेंद्र राठौड़ हैं, वो अभी यहाँ से निकल रहे हैं और मीडिया से बात ये भी नहीं कर रहे हैं। काजी निजामुद्दीन हैं इनके साथ, काजी निजामुद्दीन बैठे हैं, वो भी अभी निकल रहे हैं। अमृता धवन है, अमृता धवन वापस निकल रहे हैं। ये कह सकते हैं कि अब वो सारे नेता जो इस बैठक में मौजूद थे उनमें से काफ़ी कुछ निकल चुके हैं। गौरव गोगोई अभी जाते हुए नजर नहीं आए, गौरव गोगोई अंदर हो सकते हैं, गोविंद डोटासरा भी नहीं दिखे, वो अंदर हो सकते हैं। तीनों सह प्रभारी जो राजस्थान में थे वो यहाँ से वापस निकल चुके हैं। विजेंद्र। बिल्कुल अश्विनी, और जरा बताइए, क्योंकि बीते हमने कुछ चुनाव देखे हैं जिनमें अंतिम वक्त तक, यानी कि नामांकन की अंतिम तारीख के अंतिम कुछ मिनट तक हमने देखा है कि पर्चा दाखिल करने के लिए आते हैं, सिंबल के साथ आते हैं। क्या आपको लग रहा है इस बार भी कुछ सीटें ऐसी रहेंगी जिसमें बिल्कुल अंतिम वक्त तक, लास्ट के 2 घंटे 3 घंटे तक यह पता ही नहीं चलेगा कि कैंडिडेट कौन होने वाला है, अचानक से सिंबल हाथ में आएगा और नामांकन होगा? बिल्कुल विजेंद्र, ऐसा होता है, पहले भी चुनाव में भी ऐसा होता रहा है, और इस बार भी जैसे जिस तरह कांग्रेस के पास ही 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर उनको संशय है और वो शायद अंतिम वक्त में उन सीटों को दें, ऐसे में लगभग ऐसा होता है कि जहां पार्टी को लगता है कि इस सीट पर हमारे 2 उम्मीदवार हैं, दोनों ही उम्मीदवारों से कहा जाता है कि दोनों पार्टी के नाम पर अपना पर्चा दाखिल कर दें। पर्चा दाखिल करने के बाद उन्हें उस समय
जब अंतिम समय होता है तब तक का उन्हें वक्त मिलता है कि वो सिंबल लाकर जमा कर दें। पर्चा पहले जमा हो जाता है, सिंबल बाद में जमा किया जा सकता है, और जिसका सिंबल जमा हो जाता है उसका जो पर्चा है, उसका जो फार्म है वो स्वीकृत किया जाता है, और जो उसी पार्टी से भरा है उसमें सिंबल जिस फार्म में जमा नहीं हुआ वो फार्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि अंतिम वक्त पे वो फॉर्म जमा कराने पहुँचे, फॉर्म पहले जमा करा सकता है। ऐसे मुझे बहुत सारी पेचीदगियों से बचाव हो जाता है। और अब सबसे पहले जब नामांकन शुरू होंगे तो कौन व्यक्ति किस पार्टी के नाम से नामांकन पत्र ले गया है ये भी देखा जाएगा। ये भी खबरें बनेंगी कि यहाँ अभी इस विधानसभा से किसी भी प्रत्याशी की इस पार्टी से घोषणा नहीं हुई, जबकि इस व्यक्ति ने इस पार्टी के नाम से पर्चा लिया है। यानी या तो उसको ऐसी उम्मीद है या फिर उसको ऊपर से एक संदेश मिला है कि आप एक पर्चा ले लो और एक भर दो। लेकिन ऐसी संभावना है कि कुछ सीटों को जो आपने कहा कि अंतिम वक्त तक उन घोषित किया जा सकता था, लेकिन उसमें एक ये है कि सिंबल जो है वो आखिरी वक्त पर मिले और सिंबल आखिरी वक्त पर जमा कराया जाता है। ऐसे में वो उस पार्टी का उम्मीदवार बन जाता है। बिल्कुल अश्विनी, और एक और चीज, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये पहली मर्तबा मैं ऐसा देख रहा हूं कि मीटिंग के बाद मीडिया से कोई मुखातिब नहीं हो रहा। अमूमन ये तो होता है कि एक आधिकारिक स्पोक पर्सन होता है जिसको पता होता है कि कितना बोलना है और क्या बोलना है, लेकिन मीडिया के सामने तो आते हैं। निश्चित तौर पर विजेंद्र, मैंने पहले ही कहा कि हमेशा एक मीटिंग में एक प्रेस ब्रीफ करने के लिए कोई भी एक व्यक्ति को अधिकृत किया जाता है। उसको जितना बोलना है वो बोल सकता है। किसी मीडिया के इसको सवाल लेने हैं तो ले सकता है और नहीं लेने तो मना कर सकता है। यहाँ ये विकल्प ही नहीं दिया गया, सवाल लेने का या बोलने का बोला ही नहीं गया। यानी ये कह सकते हैं जितने नेता यहाँ से निकले उनकी गाड़ी का शीशा नीचे नहीं हुआ, सब हाथ जोड़े, मीडिया की तरफ भी हाथ जोड़े, और जितने लोग यहाँ पे दूसरे कार्यकर्ता कोई खड़े हैं उनका भी अभिवादन किया और वापस लौट गए। तो ये तो तय है कि निश्चित तौर पर ये बैठक में तय किया गया होगा कि किसी भी मीडिया को नहीं बोला। हालांकि बहुत देर रात है, फर्स्ट इंडिया ये स्पेशल बुलेटिन सबको दिखा रहा है और मीडिया जो है वो यहाँ मौजूद है, फर्स्ट इंडिया की टीम यहाँ पर मौजूद है देर रात भी। तो ये पहले से कांग्रेस के नेताओं को पता है कि जब वो मीटिंग खत्म करके बाहर निकलेंगे तो मीडिया उन्हें मिलेगा। तो ये तय किया गया होगा कि उन्हें मीडिया में कोई बयान नहीं देना है और इसलिए उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। अब उम्मीद होगी कल क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि डोटासरा जब निकले, क्योंकि वो संगठन के अध्यक्ष हैं और वहां जितने भी लोग हैं वो हो सकता है कि किसी भी नेता के समर्थक हो सकते हैं, उसके विरोधी हो सकते हैं, लेकिन वो कांग्रेस का मूल कार्यकर्ता होगा, संगठन का आदमी होगा। क्या वो उनसे बातचीत करके जाएं कि भाई बैठक हो गई, आप सबकी जो भी उम्मीदें थी उसके मुताबिक हमने कर लिया है, अब आप घर जाइए, हम लोग भी जा रहे हैं, टिकट फाइनल होगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आना सफल हुआ या नहीं हुआ, फिर बैठकर बात करेंगे। निश्चित तौर पर वैसे तो गोविंद सिंह डोटासरा की अपनी एक शैली है और वो जिस तरह हमेशा कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बोलने में, मुझे जो बोलना है मैं बोलता हूँ, नहीं बोलना है तो नहीं बोलता हूँ। इसी शैली पर रहें तो वो हो सकता है कि मीडिया से भी बात कर लें, और कार्यकर्ताओं से हो सकता है करें या नहीं करें, लेकिन मीडिया से एक बात रख सकते हैं। जो ज़्यादा कार्यकर्ताओं, हो सकता है कि यहाँ बहुत कम कार्यकर्ता यहाँ पे बचे हैं, सब कार्यकर्ताओं तो उनकी बात नहीं पहुँचे, लेकिन मीडिया से उनकी बात सब कार्यकर्ताओं तक पहुँच सकती है कि जिन लोगों को तैयारी करनी है, चुनाव प्रचार करना है, वो कांग्रेस के लिए शुरू करें, वो विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर सकते हैं। कल जो भी है कि समिति के चुनाव समिति की बैठक के बाद सूचियों का आना जारी हो जाएगा, तो वो ये बात बोल सकते हैं और संभव ये है कि वो कोई बात मीडिया से या कोई कार्यकर्ताओं से नहीं करें जी। बाकी अभी उम्मीद ऐसी है जिस तरह बाकी नेताओं का देखा है रुझान कि वो गोविंद सिंह डोटासरा भी शायद ही किसी कार्यकर्ता या किसी मीडिया से यहाँ बात कर पाएं। अच्छा अश्विनी, क्योंकि अब 19 सीटों पर टिकटों को फाइनल करना है, जहां कांग्रेस हारी हुई थी और जहां हारी होती है वहां कई नेता 5 साल तक मेहनत करते हैं इस उम्मीद में कि शायद उनको टिकट मिल जाएगा। आपको लग रहा है कि ये जो अब सूची आएंगी, कांग्रेस के अंदर कितनी एकजुटता है, कितना समर्पण है, और एक सिंबल मिलने के बाद उस विधानसभा क्षेत्र में बाकी सब उनके साथ हैं या नहीं है, ये एक्चुअल जो टेस्ट होगा वो अब सामने आएगा। निश्चित तौर पर विजेंद्र, जैसे ही सूची बाहर आएगी या सूची कांग्रेस की ओर से जारी की जाएगी,
तब उस कार्यकर्ता को या जो टिकट मांग रहा है उस को लगता है कि मुझे टिकट नहीं मिला, फिर वो फैसला करता है। और अक्सर ऐसे फैसले इस तरह किए जाते हैं, खुद पर ना छोड़कर वो कहता है कि अपने कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से मैं बात करूंगा। एक मीटिंग बुलाता है, उस मीटिंग में या तो पार्टी के लोग उसे मना लेते हैं या उसके समर्थक या वो खुद, अगर उसका मन है कि तो उसे निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कोशिश करते हैं। जो अपने आप को बहुत मजबूत समझता है, उसको लगता है कि वो बिना पार्टी के भी चुनाव जीत सकता है। या एक और ढर्रा आजकल चल पड़ा है कि क्या जिस पार्टी से वो टिकट मांग रहा था, उस पार्टी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है, क्या वो चुनाव लड़ता है तो उस व्यक्ति को हरा देगा, और हरा देगा तो क्या उससे ज़्यादा वोट वो ले लेगा। और अगर वो ऐसा करता है तो एक ढर्रा है कि उस व्यक्ति को अगले चुनाव में वो पार्टी टिकट दे देती है। जैसे बानसूर में भाजपा ने किया, महेंद्र यादव से ज़्यादा वोट निर्दलीय बागी होकर चुनाव लड़ने वाले देवी सिंह शेखावत ने वोट लिए, और इस बार देवी सिंह शेखावत को भाजपा ने टिकट दिया। ऐसी कई सारी घटनाएं आपको बहुत सारी सीटों पर मिलेंगी। तो ये एक नया डर रहा है। और इस बार इस चुनाव में 2023 के चुनाव में आप देखेंगे विजेंद्र, सारी राजस्थान की सीटें आपको मोटे तौर पर ध्यान रहती हैं। आप देखेंगे कि जहाँ भी घोषणा होती है, उस घोषणा पर आप पाएंगे कि वहाँ टिकट मांग, जो दूसरे लोग जो टिकट मांग रहे थे, सबसे पहले निर्दलीय उतरने की या बागी होने की बात कर रहे हैं। पिछले चुनाव में इतनी बागियों की संख्या नहीं थी या इतना खुलकर विरोध नहीं किया जा रहा था। और उससे पिछले चुनाव में अगर 2013 के चुनाव में जाएं तो बहुत कम लोग थे बागी, और अगर मनाए जाए तो मान भी रहे थे। इस बार सबसे पहले पहला वर्ड जो होता है किसी नेता का, तो कहते हैं हम बागी होकर चुनाव लड़ेंगे। और इसी कारण यह है कि कोई बसपा से टिकट लेके आ रहा है, कोई आज़ाद समाज पार्टी से टिकट लेके आ रहा है, और कांग्रेस भाजपा से जैसे ही उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो दूसरी पार्टियों की तरफ उनका रुझान हो गया। जेजेपी से भी टिकट लेकर अभी लोग मैदान में उतरे हैं। मुंडावर में हम देखें तो ललित यादव को जब कांग्रेस ने टिकट दी और अंजलि यादव से टिकट मांग रही थी, तो उसने आज़ाद समाज पार्टी से अपनी घोषणा कर दी कि चुनाव लड़ेंगे। तो ये पहला ऐसा चुनाव है जब सबसे ज़्यादा लोग बागी होकर या दूसरी पार्टियों में जाकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब ये कांग्रेस की सूची बाहर आएगी, कांग्रेस की ओर से जारी होगी, तब भी ये पता लगेगा कि कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां चुनाव लड़ रहे हैं और उनका क्या गणित है। कांग्रेस की ओर से इससे पहले भाजपा में भी ऐसा हुआ है विजेंद्र, कि ये देखा गया कि अगर इस सीट पर हम उक्त व्यक्ति को या मुख्य व्यक्ति को कोई टिकट देते हैं तो इनका कौन सा बागी व्यक्ति होकर कितना वोट वो ला सकता है। किसी भी व्यक्ति को अगर हम टिकट नहीं देते हैं और वो कितना परसेंटेज वोट बिगाड़ेगा, उसमें भाजपा का कितना होगा, यानी खुद की पार्टी कितना होगा, या दूसरी विपक्षी पार्टी या विपक्षी प्रत्याशी के कितने वोट वो काटेगा। ऐसे स्थिति में जीत और हार का गणित क्या बनेगा, ये भी पार्टियों की ओर से, कांग्रेस की जैसे जो स्क्रीनिंग कमेटी है, इससे पहले एक पूरा डेटा तैयार किया गया था, एक आंकड़ा पूरा तैयार किया गया, उसमें देखा गया कि कौन कौन वहाँ पर बागी हो सकता है। इस पहली बार बागियों पर टिकट की घोषणाओं से पहले काम हुआ है विजेंद्र। अश्विनी, एक और बात बताइए, क्योंकि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है राजस्थान के अंदर कि कई पार्टियां ऐसी हैं जो थर्ड फ्रंट के तौर पर काम करने की तैयारी कर रही हैं। अमूमन एक या दो पार्टियां हमेशा रही हैं, लेकिन इस वक्त चंद्रशेखर की पार्टी है, आरएलपी है, आम आदमी पार्टी है, बसपा है, और पहली बार भी ऐसा हो रहा है कि 50 से ज़्यादा सीटों पर ये तमाम पार्टियां अपने प्रत्याशियों को उतार भी रही है। क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ये डर सता रहा है कि अगर उन्होंने 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले अगर नामों की घोषणा कर दी तो उनके जो नाराज नेता हैं उनके पास विकल्प बहुत होंगे, और अगर वो यहां से चले गए तो फिर अपनी मूल पार्टी को चुनाव में डैमेज करेंगे, और यहां आकर स्थिति दोनों ही पार्टियों के लिए फंस रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक तो सबसे पहले विजेंद्र मैं कह दूं कि जितनी पार्टियां दूसरी हैं, इसमें आपने जो नाम गिनाए, बसपा, आज़ाद समाज पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, आरएलपी है, अब जेजेपी भी है जो चुनाव राजस्थान में लड़ रही है। हालांकि कई पार्टियों पर कोई आरोप है, एआईएमआईएम है पार्टी, कईयों पर तो ये आरोप है कि वो फलां जो नेशनल पार्टी है, मुख्य पार्टी कांग्रेस और भाजपा दोनों पर ही आरोप आते हैं कि ये उनको सहयोग करने वाली पार्टी है, दूसरी उनको सहयोग करने वाली पार्टी है। ये 200 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने का दावा करती हैं, और फिर प्रमुख तौर पर जहां बड़े बागी सामने आते हैं, ये उन्हीं सीटों पर रह जाती हैं कि उन्हें बागी या कोई जाति समीकरण में उनको वोट मिल जाए। उनको एक फ़ायदा होता है क्योंकि एक वोट प्रतिशत जो है वो अगर प्रदेश में और अगर देश में देखा जाए तो एक वोट प्रतिशत उनको मिलता है जो उन्हें चुनाव आयोग में राष्ट्रीय पार्टी बनने में एक सहयोग करता है। और वो कहा जाता है कि पिछले चुनाव में इस पार्टी ने इतना प्रतिशत वोट राजस्थान में पूरा लिया है। उनको टिकट पर लड़ने वाले
उम्मीदवार होते हैं उनको पर्सनल वोट का फ़ायदा होता है। एक और बड़ी बात है, फिर ये 40-50 सीटों पे आकर सिमट जाते हैं। दूसरी बात ये है कि कई सीटें ऐसी हैं जिनको हम जानते हैं, आप तक भी ये बात आई होगी, मीडिया में ये बात चली होंगी, लेकिन फर्स्ट इंडिया फिर इसको दोहरा दूं मैं, कुछ सीटों पर मैं अगर उम्मीदवार हूं, अपने आप को उम्मीदवार समझता हूं और मैं भाजपा से टिकट मांग रहा हूं, तो मैंने तय कर रखा है कि अगर भाजपा मुझे टिकट नहीं देती है तो मैंने दूसरी कोई भी पार्टी जो है उससे अपना टिकट बुक करा रखा है कि मैं अगर इस पर नहीं तो उस पार्टी से चुनाव लड़ लूंगा और उस प्रत्याशी को हरा दूंगा, या मैं इतना वोट लेके मैं नेता की कैटेगरी में बचा रहूंगा, इतना वोट लेके मैं बना रहूंगा। और अगर ऐसा नहीं होता, मुझे प्रमुख पार्टी देती, तो मैं एक डमी कैंडिडेट को उस पार्टी से टिकट दिला दूंगा। एक बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीट भी जिनको कहा जा सकता है, वहाँ पर एक ऐसा गणित चल रहा है। तो जो दूसरी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के अलावा कई जो पार्टी हैं, उनके पिछली बार भी जैसे 6 बसपा के विधायक जीत कर आए थे, आरएलपी के जीत कर आए, दूसरी पार्टियों को जीत कर आते हैं, ऐसे कई लोग इस बार भी हो सकता है दूसरी पार्टियों के विधायक जीत कर आएंगे, लेकिन वो इस समीकरण में, इस गणित में भी रहते हैं। और कई सारे कांग्रेस और भाजपा से टिकट चाहने वाले उम्मीदवार भी इस तरह की प्लानिंग करते हैं। विजेंद्र, और जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं, और कल स्क्रीनिंग कमेटी से इतर सीईसी की बैठक है, क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि हो सकता है कि दिन में मीडिया से बातचीत करे नेता, लेकिन आपको अभी क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस वाकई में एकजुट हो गई है? और इस एकजुट का फॉर्मूला ये रहा कि सचिन पायलट गुट को जो चाहिए दे दिया गया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जो चाहिए वो दे दिया गया, एक दो और जो अलग अलग इलाकों के छत्रप हैं उनको जो चाहिए वो दे दिया गया, और बाकी चीज़ों पर और बाकी सीटों पर दिल्ली अपने अंदाज में कैंडिडेट को उतारे और उसमें सभी नेताओं की राय ले ली जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो 25 सितंबर को हुआ, दिल्ली यकीनन नहीं चाहेगी कि वो आगे हो, और इसलिए जिसको हम कहते हैं ना कि तुरुप का इक्का, यानी कि एक ऐसा गणित, एक ऐसा आंकड़ा जो सरकार के बनने और ना बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, वो दिल्ली के इशारों पर चले, दिल्ली की पसंद हो। बिल्कुल विजेंद्र, आपने जो शुरू में कहा कि जो एक मत होने की बात है, दिखाने की बात है, या टिकट की घोषणाओं में से वो एक होकर लड़ें और फिर वो जीत कर सरकार बनाएं, अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं। अभी हम इस निष्कर्ष पर शायद थोड़ी जल्दी होगी कि हम ये कहें, जब तक पूरी टिकटें नहीं बढ़ जाती तब तक एक बार ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक हो चुकी है। हालांकि संदेश, अभी तक का जो संदेश गया है वो एकजुट होने का संदेश गया है। उधर ईडी ने छापे मारे, वैभव गहलोत को समन दिया, इधर सचिन पायलट ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसे गलत बताया। उधर डोटासरा के यहाँ पर छापा पड़ा तो सुखजिंदर सिंह रंधावा खुद डोटासरा के निवास पर सीकर पहुंचे। तो एक संदेश देने का बात है, कार्यकर्ताओं को या विपक्ष को एक संदेश देने की बात है। ईडी पर जिस तरह कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता एकजुट होकर हमलावर हुए, एक संदेश जाता है। वो संदेश गया भी कि कांग्रेस का नेता एकजुट हैं, वो एक साथ होकर लड़ रहे हैं, एक संदेश गया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे नेता हैं जिनके टिकट्स की घोषणा होनी बाकी है, उसमें देखा जाएगा कि कितना उनके टिकट की घोषणा हो पाती है, नहीं हो पाती है, कौन उनके लिए लड़ा या किसने उनका विरोध किया। अगर वो ठीक से निकल जाता है, अगर उसमें विरोध नहीं होता और वो पक्ष और विपक्ष नहीं होता, तो हम ये मानेंगे कि टिकट की वितरण में कांग्रेस ने एक मत होकर, एकजुट होकर टिकट की घोषणा कर दी और मैदान में एकजुट है। हालांकि अभी बड़े नेताओं का राजस्थान में आना है, जिस तरह राहुल गांधी की 3 तारीखें राजस्थान में आ चुकी हैं, प्रियंका गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, दूसरे नेताओं की भी तारीखें आएंगी कि वो राजस्थान में आए। एक दिन में 1 से ज़्यादा मीटिंग्स भी शायद राजस्थान में हो सकती हैं और प्रचार के लिए आ सकते हैं। तो वो एक दूसरा दौर होगा जब तय होगा कि कितनी मजबूती से कांग्रेस राजस्थान में चुनाव लड़ रही है। और अगली बात, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो लगातार जिस बात को रिपीट कर रहे हैं बार बार कि राजस्थान में वो सरकार को रिपीट कर रहे हैं, वो देखना होगा कि किस तरह, कितना वोट प्रतिशत कांग्रेस का योजनाओं के कारण, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कारण, दिल्ली और राजस्थान दोनों की ट्यूनिंग के साथ वो बढ़ पाता है। बिल्कुल अश्विनी, लेकिन इन सबके बीच में कुछ खबरें इस वक्त मिल रही है कि भाई कुछ नामों को फाइनल कर दिया गया है, कुछ नामों को लेकर गहमा गहमी बनी है। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें गहमा गहमी बनी है। जैसे खिलाड़ी लाल बैरवा के नाम को लेकर गहमा गहमी बनी है, जरा जानकारी दीजिए अगर आप तक पहुंची हो तो।
खिलाड़ीलाल बैरवा, चूंकि मैंने इससे पहले बात की थी कि खिलाड़ीलाल बैरवा लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बोल रहे थे और एक दौर आया था तब सचिन पायलट के पक्ष में एक लॉबिंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका खिलाड़ीलाल बैरवा उधर से निभा रहे थे। दूसरा नाम मैंने आपको वेद प्रकाश सोलंकी बताया था जिसकी टिकट की घोषणा नहीं हुई है, उस पर चर्चा हुई है। क्या फाइनल हो पाया अभी ठीक से तय नहीं है, हालांकि कल तक कुछ और चीज़ें तय हो जाएंगी कि कितना किन सीटों पर कितना हो गया और कितना बाकी है। लेकिन जो मैंने कहा आपसे उसके बाद ही ये जो सीटें हैं इनकी घोषणा होगी, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि क्या पूरी एकजुटता या एक मत्ता बनी या नहीं बन पाई। अच्छा, संजय जाटव का नाम सामने आ रहा है कि भाई संजय जाटव का पैनल में नाम है, वो कहां से चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोक रहे हैं? देखिए कुछ नाम है जैसे कि कोटा में भानु प्रताप का नाम आया था, टोडा भीम में PR मीणा का नाम है, उस पर चर्चा हुई है, उसको देने की बात है, उसको दे सकते हैं। और कई सीटें ऐसी हैं जिस पर असमंजस बना हुआ था कि इसमें उनको दिया जाए नहीं दिया जाए। कई सारे जो सीट हैं उस पर AICC में जो प्रभारी सचिव लगाए गए राजस्थान में उनके अलग अलग मत थे। एक सीट पर किसी को लेकर उनके अलग अलग मत थे कि वो जिस प्रत्याशी को 1 नंबर पर रख रहे थे दूसरे जो थे वो उसको 1 नंबर पर नहीं रख रहे थे। इस तरह की बातचीत भी इसमें हुई है। जी, और बताइए अश्विनी क्या जानकारी? और विजेंद्र, ये जो है जोगेंद्र सिंह अवाना है जी, एक जो जोगेंद्र सिंह अवाना है उसकी टिकट फाइनल होने की इसमें बात हुई है कि शायद उसे पार्टी टिकट दे दे। एक जो कामा की टिकट है जाहिदा खान थी, आज भी जिस तरह से कार्यकर्ता आमने सामने थे, तो वो सीट फिर अटक गई है और वो शायद उन 15 सीटों में चली जाएगी। उदयपुर सिटी की जो सीट है उस पर होट टॉक या कह सकते हैं कि उस पर बातचीत के दौरान कई तरह के मत सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बैठक हुई है, जिस तरह राहुल गांधी ने कह दिया था, आलाकमान कांग्रेस ने कह दिया था और दूसरे नेताओं ने कहा कि जो भी बैठक में